नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गिल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बेसिकली क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोज में कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है उन वीडियोस की या फिर आपने वो वीडियोस देख रखे हैं तो कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लैंड। अब लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे 70% वाटर है और 30% एरिया जो लैंड है। ठीक है। अब इस 30% एरिया में भी पूरा एरिया जो है वो रहने के लायक नहीं है। इसमें डिवीजन है, जैसे कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और अनइनहेबिटेड। मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप रह नहीं सकते, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा डेंस है। जैसे कि डेंस एरियाज हैं प्लेन्स, रिवर वैलीज और लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि जैसे कि आप इजीली एग्रीकल्चर कर पा रहे हो, आपको फूड इजीली मिल रहा है, शेल्टर इजीली मिल रहा है, आपको वाटर रिसोर्सेज इजीली मिल रहे हैं, तो वो एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा। लेकिन जैसे कि फॉरेस्ट है या फिर माउंटेन्स हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं है, वहां पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो डेंस नहीं हो पाती। तो ये था लैंड के बारे में। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ लैंड। अब लैंड के यूजेज क्या क्या है? जैसे कि हम घर बना सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं लैंड पे, या फिर बिल्डिंग्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। ये सारे यूजेस थे लैंड के। अब फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन यूजेज ऑफ लैंड। अब इसमें क्या है, जैसे कि टोपोग्राफी होती है, सोइल होती है, क्लाइमेट है, मिनरल्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो लैंड के यूजेस को डिटरमाइन करते हैं। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए सोइल है, दो एरियाज हैं, दो लैंड एरियाज हैं। एक लैंड एरिया फर्टाइल है, ठीक है, सोइल जो है फर्टाइल है, और एक की जो सोइल है वो इनफर्टाइल है, ठीक है। तो जो सोइल फर्टाइल है वहां पर आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, तो वहां पर अलग यूज होगा। लेकिन जो फर्टाइल लैंड नहीं है ना, तो वहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, वहां पर क्या आपको इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी होंगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटल करनी पड़ेगी। तो ये थे फिजिकल फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि बैंगलोर है, बैंगलोर में टेक्नोलॉजी की ज्यादा फील्ड है, तो वहां पर अलग यूज होगा लैंड का, ठीक है। और जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए पॉपुलेशन एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहां जहां पर साइंस की इतनी तरक्की नहीं हुई है, तो वहां पर अलग यूज होगा लैंड का। अब लैंड जो है वो दो टाइप की है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होती है? जैसे कि आप ये मान लीजिए ये प्राइवेट लैंड है, ठीक है, ये कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल की हो सकती है। जैसे कि आपका घर है, आपका घर एक प्राइवेट लैंड है, कोई भी आके वहां पर रह नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिटी लैंड क्या होती है? जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, जैसे कि टेम्पल्स हैं या फिर पार्क्स हैं, ये सारी कम्युनिटी लैंड है जहां पर पूरी पब्लिक आ सके और वहां पर अपना एंजॉयमेंट कर सके। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे शॉर्टेज हो रही है लैंड की। तो हम क्या कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। इसका दो केस है, जैसे कि मान लीजिए एक एरिया है जहां पर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? सोइल जल्दी इनफर्टाइल हो जाएगी, जिससे क्या है, लैंड खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना होगा, और वहीं फर्टिलाइजर्स जहां पर यूज नहीं हो रहे वहां पर इनका यूज करना होगा, ताकि अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो सके। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ठीक है, ओवरग्रेजिंग पे भी हमें देखना होगा कि ज्यादा घास एकदम से जो चरवाहे हैं वो चरा नहीं रहे। तो ये थे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं सोयल की। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ एंड क्लोजली लिंक टू द लैंड। अब सोयल क्या है? सोयल जो है वो लैंड की अपर सरफेस पे होती है, और ग्रेनी सब्सटेंसेस होते हैं जो लैंड को कवर करते हैं और जो लैंड है उसके साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ये सोयल है। अब सोयल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, वो लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करती है कि माउंटेन है या फिर प्लेन है या फिर प्लेट्यू है, ठीक है। अब सोयल जो है वो वेदर्ड रॉक से बनी होती है, ठीक है, जो अर्थ से निकलती है वेदर्ड रॉक्स, या फिर इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है। अब एक बात और है, अब जितनी हम सोयल की मिक्सिंग अच्छे से करेंगे ना, वो सोयल उतनी ही फर्टाइल होगी।
अब है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स में क्या है, द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। मान लीजिए कोई रॉक है या फिर कोई डेब्रिज है, मलबा जिसे बोलते हैं, या फिर अर्थ का एरिया है, वो एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह पर चले जाए, इसे बोलते हैं हम लैंडस्लाइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन ए स्लोप इज नोन एज स्लाइड। अब ये किस कारण होती है, अर्थक्वेक के कारण होती है, फ्लड के कारण होती है और वोल्केनोज के कारण होती है। ठीक है, इसमें एक फोल्ट होता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हो यहाँ पर इस एरिया में। तो ये फोल्ट है, जैसे ही अर्थ शेक होगी ना, तो ये फोल्ट खिसक जाएगा और जो हमारी अर्थ है वो नीचे आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम लैंडस्लाइड। नेक्स्ट है मिटिगेशन मैकेनिज्म। अब मिटिगेशन मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लैंडस्लाइड से हमें प्रिवेंट करता है। तो क्या क्या मिटिगेशन मैकेनिज्म है, हैजार्ड मैपिंग। हम एक मैप बना सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स के ज्यादा चांसेस हैं होने के, तो यहाँ पर हम अपने घर नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। मान लीजिए एक स्लोप है, यहाँ पर हम रिटेंशन वॉल क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो लैंड है वो खिसके ना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड। हम क्या है, पेड़ लगा सकते हैं या फिर वेजिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या है, जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, वो सोइल को ग्रैब करके रखती हैं, मतलब पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं। तो ये हम कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का क्या है, जैसे कि बारिश होती है तो पानी जो है ना वो लैंड की सरफेस पे मूव करता है, उसकी बजाय हम गड्ढे बना के उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं, जिससे फिर सीज को हम डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि फैक्टर्स बताइए सोइल फॉर्मेशन की, तो क्या क्या है, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। मतलब इसमें क्या है कि जैसी पेरेंट रॉक होगी ना तो वैसे ही टेक्सचर होगा। ठीक है। अब क्लाइमेट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अब जितना टाइम होगा उतनी ही जो सोइल है वो उसकी थिकनेस होगी। ठीक है। तो ये सब थे फैक्टर्स सोइल के। अगर आपको समझना है तो नीचे ये देखिए पिक्चर दे रखी है, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब हमें सोइल को कंजर्व करना होगा। ठीक है। डिफोरेस्टेशन रोकना होगा, हमें ओवरग्रेजिंग रोकनी होगी। फर्टिलाइजर्स का जो मैंने बताया दो एस्पेक्ट्स हैं कि जहां पर यूज होते हैं वहां पर कम करने हैं और जहां पर नहीं होते वहां पर हम यूज कर सकते हैं। रेन वॉश, ठीक है, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सारे रीजन थे जिससे हमारी सोइल इरोड होती है या फिर डिग्रेड होती है। अब है मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स। जो बेयर ग्राउंड है, ठीक, देखिए आप एनिमेशन में देख रहे होगे यहाँ पर जो बेयर ग्राउंड है ना प्लांट्स के बीच में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बिछा सकते हैं। ठीक है। जो एक स्ट्रोज टाइप में होते हैं, आप इसमें एनिमेशन में देख रहे होगे कि इनको हम रख सकते हैं, जिससे क्या है, जो सोइल का मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है। इससे हमारी जो लैंड है, हमारी सोइल है, वो कंजर्व हो सकती है। अब है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स में क्या है, हम स्टोन्स या फिर प्लांट्स या फिर ट्रीज, ग्रास, ये उगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे इस एनिमेशन में। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करेंगे और यहाँ पर, ताकि हमारी सोइल जो है वो इरोड ना हो, ये बीच में लगा रखे हैं ताकि वाटर आए तो मिट्टी को बहा के ना ले जा सके। ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंचेस भी यूज कर रखे हैं इन्होंने ताकि पानी कलेक्ट हो सके, देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो इस सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोक डैम। हम रोक्स लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ताकि जो वाटर आएगा एकदम से वो पूरी सोइल को उठा के ना ले जा सके, सिर्फ इसमें से पानी जो है वो निकल सके। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या है, माउंटेन्स को हम कट करके ऐसे टेरेसेस बनाते हैं। ठीक है। इस टाइप की हम टेरेसेस बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं माउंटेन्स पर। डेफिनेशन आप देख सकते हो, आपके सामने है। अब है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, अलग अलग क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं, जिससे क्या है, अलग अलग वेजिटेशन होगी या फिर अलग अलग प्लांट्स होंगे, जिससे हम रेन वॉश से बच सकते हैं। अब है काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग और टेरेस फार्मिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेरेस फार्मिंग में तो क्या है, जो शीट है ना वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, उनको हम कट कर देते हैं मॉडर्न टेक्निक से। लेकिन जहां पर मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती या फिर जहाँ के आदमी लेजी होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, मैंने पढ़ा था। काउंटर प्लफिंग में क्या है कि देखिए यहाँ पर छोटे छोटे काउंटर बना रखे हैं। ठीक है। इसमें जो हम एग्रीकल्चर करते हैं इसे काउंटर प्लफिंग बोलते हैं। शेल्टर बेल्स, जैसे कि एक एरिया है जहां पर विंड ज्यादा मूव करती है, तो ये जैसे कि यहाँ पर तो हम एग्रीकल्चर करेंगे और साइडों में पेड़ लगा देंगे ताकि जो सोइल इरोड ना हो सके। ठीक है, ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोटर। अब वोटर क्या है, वोटर का हमने पूरा एक चैप्टर बना रखा है, आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वोटर में क्या है, हमारी अर्थ पर 70% वोटर है, मतलब कि 2/3 एरिया जो है
वो वाटर से है, और उसमें से भी सिर्फ 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसका 70% आइस शीट या फिर ग्लेशियर्स में है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसमें 70% वाटर है, ठीक है, इसमें सैलाइन वाटर भी आ रहा है और फ्रेश वाटर भी आ रहा है, और फ्रेश वाटर है 2.7%, और इसका 70% जो है वो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स में है, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। तो सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर है ना वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। तो जिससे क्या है, हमें वाटर को कंजर्व करना होगा, ठीक है, pollution से बचाना होगा, ठीक है। तो वाटर कैन, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, वाटर कैन नाइदर बी एडिड नोर बी सब्ट्रैक्टेड। अब क्या है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें प्रेसिपिटेशन या फिर इवेपोरेशन जैसी प्रोसेस होती है, जिससे क्या है पानी आता रहता है और जाता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। हमने वीडियो बना रखी है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब पानी की इतनी कमी है तो हमें वाटर को कंजर्व करना होगा, तो क्या कर सकते हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं, कैनाल्स को हम पक्की कर सकते हैं। तो क्योंकि पिछले टाइम में क्या होता था कि जो कैनाल्स है ना वो कच्ची होती थी, मतलब कि उसमें मिट्टी होती, तो जो है ना वो सोइल जो है वो वाटर को नीचे ले जाती थी, मतलब उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे उस वाटर का हम। नेक्स्ट स्प्रिंकलर्स का यूज कर सकते हैं हम, स्प्रिंकलर्स का यूज करते हैं जैसे कि, तो उससे हमारी पानी की ज्यादा बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है ना, तो सिर्फ यहीं यहीं पर पानी दो, ठीक है, यहाँ यहाँ पर पानी नहीं दो, सिर्फ यहाँ पर अगर पेड़ है तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर हमें पानी नहीं देना पड़ेगा, इससे हम पानी से की बचत कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक अदर एस्पेक्ट ये है कि जब इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो वहां पर ये पानी बिल्कुल यूजलेस है, यहाँ पर पेड़ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी हम पानी दे रहे हैं तो उसका यूज नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम, इरिगेशन मेथड्स, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ट्रिकल इरिगेशन मेथड है, इनका यूज कर सकते हैं। अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, ये 3 जोन्स के बीच में है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बायोस्फेयर बोलते हैं। और इस बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का भी हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं आई बटन पर। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो ह्यूमंस के बिना ग्रो होती है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। इसमें क्या है, हम थोड़ी जाकर हम फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये पहले से ही होते हैं, नेचुरली होते हैं, तो इन्हें नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, एनिमल्स हुए, एक्वेटिक एनिमल्स हुए, ठीक है, बर्ड्स हुए, ये सारे वाइल्ड लाइफ के पार्ट हैं। अब इसमें एक वल्चर का एग्जांपल दे रखा है, जो वल्चर है वो डेड एनिमल्स को खाता है, ठीक है। तो एक स्क्वेंजर है जो वो, तो इसमें क्या है, वल्चर का ये रोल है कि डेड एनिमल्स को खा जाता है, ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो हमारी नेचुरल वेजिटेशन के मेजर टाइप्स हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स, टुंड्रा। तो ये लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हिली एरियाज है, हायर एल्टीट्यूड है, तो वहां पर फॉरेस्ट अलग होंगे, ठीक है। और जो थार डेजर्ट है जैसे कि हमारा, तो वहां पर जो है वो अलग टाइप की वेजिटेशन होगी। तो ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रखा है कि फॉरेस्ट भी अलग अलग होंगे, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी एवरग्रीन फॉरेस्ट से, वहां पर डेसिडुअस होंगे, थोर्नी फॉरेस्ट होंगे या फिर कोनी फॉरेस्ट होंगे। तो लैंडफॉर्म और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अब हमें कंजर्व करना हो तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं हमने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं ताकि जो एनिमल्स हैं वो सेफ हो सके। और एक नेक्स्ट है साइट्स, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग एक ही लिस्ट देती है एनिमल्स की जिसका ट्रेड करना इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स, ये भी जरूरी है क्योंकि क्योंकि इन्हीं से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वारूम क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।